हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको सर्जिकल नर्स। आज मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे सभी नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विथ रैशनल। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टरलाइज डिस्पोजेबल सिरिंज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इज़। क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्पोजेबल सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। ये एम्स रायपुर ग्रेड सेकंड 2017 के क्वेश्चन पेपर में आज आया हुआ सवाल है। फर्स्ट इज एथिलाइन ऑक्साइड ऑटोक्लेविंग, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, एंड डी इज गामा रेडिएशन। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। द राइट आंसर इज गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन is used to sterilize disposable syringe. ओके दोस्त, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज बाय। क्वेश्चन पूछा गया है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज किस में नहीं किया जा सकता है। अब ये भी एम्स रायपुर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट 2018 के क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। द ऑप्शन इज कूलिंग, बी इज बॉइलिंग, सी इज हॉट एयर ओवन एंड डी इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट, जितने भी नुकीले इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको स्टरलाइज किस में नहीं किया जा सकता है। नॉट, नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स रायपुर 2018 की वैकेंसी के पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। कूलिंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, इन चारों में से कौन सा अपना राइट आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज बॉइलिंग। देखिए दोस्तों, शार्प इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनको हम कभी भी बॉईल नहीं करते हैं, बिकॉज बॉइलिंग से क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स पर जंग लगने के चांस होते हैं और इंस्ट्रूमेंट की शार्पनेस कम हो जाती है। तो स्टरलाइजेशन, शार्प इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए हम कभी भी बॉइलिंग को प्रेफर नहीं करते हैं, रहने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग इज। हैंड वॉशिंग के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहेगा। ए इज़ टाइम, बी इज़ टाइप ऑफ सॉप, सी इज़ सरफेस टेंशन, डी इज़ फ्रिक्शन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो हैंड वॉशिंग है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहेगा। टाइम, टाइप ऑफ सॉप और सरफेस टेंशन। ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, दोनों हाथों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा हैंड वॉशिंग का। टाइप ऑफ सॉप, टाइम और सरफेस टेंशन, इन ये रॉन्ग आंसर्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सर्जिकल एसेप्सिस एक्सेप्ट। क्वेश्चन में एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखें। ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, ये हमेशा ही डिफ़िकल्टीज लेके आता है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्जिकल एसेप्सिस के मामले में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट रहेगा, करेक्ट नहीं है। एक्सेप्ट, 3 सही है, 1 गलत है। फर्स्ट इज स्टेल ऑब्जेक्ट टू बी हेल्ड अबाउ द लेवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट के लेवल से स्टेल ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना है। 1 इंच ऑफ द आउटसाइड एडजेस ऑफ द स्टेराइल फील्ड इज कंसिडर्ड एज कंटामिनेटेड। जो स्टेराइल फील्ड है उसके बाहर 1 इंच आउटसाइड द एडजेस है, वो उसको हम कंटामिनेटेड मानेंगे। नेवर रीच अक्रॉस द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल फील्ड कभी भी क्रॉस करके या वहाँ तक उसको टच नहीं करना है। एंड डी इज forceps soaked in disinfected are considered as to be sterile। जो भी हमारे जो फोर्सेप्स हैं या इंस्ट्रूमेंट है वो डिसइंफेक्टेंट के अंदर अगर पड़े हैं, रखे हुए हैं, तो वह स्टेराइल माने जाएंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखिए जो फर्स्ट है, स्टेराइल ऑब्जेक्ट टू बी हेल्ड अबाउ द लेवल ऑफ वेस्ट, ये एकदम करेक्ट है। जो भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे वेस्ट यानी कमर के लेवल के ऊपर रखे जाते हैं। स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स या स्टेराइल जितने भी गाउन्स हैं उनको कभी भी फर्श या फ्लोर पर नहीं रखा जाता है। 1
इंच ऑफ द आउटसाइड एजेस ऑफ द स्ट्राइल फील्ड इज कंसिडर्ड एज कंटामिनेटेड। ये भी सही स्टेटमेंट है कि स्ट्राइल फील्ड से 1 इंच भी बाहर का जो एडजेस है या जो किनारा है उसको कंटामिनेटेड माना जाएगा। सी इज़ नेवर रीच अक्रॉस द स्ट्राइल फील्ड। ये भी सही है कि स्ट्राइल फील्ड को कभी भी टच नहीं करना होता है, कभी उसको क्रॉस करके नहीं जाना होता है। तो हमारे यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, और डी इज़ ए करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस सर्जिकल सेप्सिस। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट यू मीन बाय कोल्ड स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कोल्ड स्टरलाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। ए इज स्टरलाइजेशन अंडर टेम्परेचर रेंज ऑफ 1 to 80 डिग्री सेल्सियस। 1 से 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जो स्टरलाइजेशन किया जाता है क्या उसे कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। बी इज डिसइंफेक्शन यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन के द्वारा डिसइंफेक्टेड करना डिस कोल्ड स्टरलाइजेशन कहलाता है। सी इज स्टरलाइजेशन अंडर -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को -डिग्री सेल्सियस पर स्टरलाइजेशन करना कोल्ड स्टरलाइजेशन कहलाता है। और डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़कर इसका जवाब दें दोस्तों, और अपने सुझाव अपने जो भी आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिसइंफेक्शन यूजिंग डिसइंफेक्टेड। कोल्ड स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन यही है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट या ग्लासवेयर्स या जो भी चीज़ें हैं उनको डिसइंफेक्टेड करना है, और किससे, केमिकल सॉल्यूशन से, उसको बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येलो कलर कोड इज़ यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, और येलो कलर कोड के बारे में पूछा गया है कि येलो कलर कोड के अंदर कौन से टाइप का हॉस्पिटल वेस्ट उसके अंदर डाला जाता है। ए इज़ बॉडी पार्ट, बी इज़ ग्लासवेयर, सी इज़ प्लास्टिक एंड डी इज़ शाफ्ट। क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अंदर पूछा गया है कि येलो कलर कोड जो भी बैग है उसके अंदर कौन से टाइप के हॉस्पिटल वेस्ट को डाला जाता है। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाके देखिए। और इस वीडियो के आधार पर आप बहुत ही आसानी से बायोमेडिकल वेस्ट को समझ सकते हैं। एक बार उस वीडियो को 1 या 2 बार अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आप आसानी से बायोमेडिकल वेस्ट को की नॉलेज ले सकते हो। देखिए यहाँ जो राइट आंसर अपना रहेगा वो रहेगा ए, बॉडी पार्ट्स। दोस्तों येलो कलर कोड के अंदर बॉडी पार्ट्स या फिर टिश्यू के जो टुकड़े होते हैं वो उस के अंदर येलो कलर के अंदर रखा जाता है। ग्लासवेयर्स के बारे में पूछा जाए तो ग्लासवेयर हमेशा ब्लू कलर के कंटेनर के अंदर ही रखा जाएगा, ब्लू कलर के अंदर ग्लासवेयर होगा। और जो प्लास्टिक्स है अपना, प्लास्टिक्स रहेगा हमेशा रेड कलर के चैम्बर के अंदर। और जो शार्प्स है इंस्ट्रूमेंट, जो भी नीडल, जो भी चीज़ें हैं वो वाइट बॉक्स के अंदर रहेगा, कंटेनर वाइट कलर के कार्टून कंटेनर के अंदर ये रखा जाएगा शार्प्स। तो अब मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ जाकर देखिए उस वीडियो को, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। उसके बायोमेडिकल वेस्ट उसके आप आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ईजी और उस ट्रिक के साथ उसके अंदर बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल अटैचिंग टेम्परेचर प्रोब ऑन ए स्किन मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर द पेशेंट विद सुपाइन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन वाई। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक बच्चा है या पेशेंट है, उसके स्किन के ऊपर हमें टेम्परेचर प्रोब लगाना है। वो जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपाइन पोजीशन के अंदर हमेशा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ही क्यों प्रेफर किया जाता है स्किन प्रोब लगाने के लिए। द क्विक ऑप्शन इज लीवर इज लोकेटेड इन दैट रीजन, लीवर उस रीजन में होता है इसलिए। बी इज इजी टू अटैच, कि राइट साइड में इजी से अटैच हो जाएगा इसलिए। सी इज लार्ज सरफेस एरिया, वहाँ का जो सरफेस एरिया बहुत ही लार्ज है। एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ट्रिकी है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से रीड करिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी, सी और डी का तो वैसे कोई मतलब नहीं है। ई, बी और सी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ इजी टू अटैच। देखिए दोस्तों, चाहे लेफ्ट हो या राइट, अटैच इजीली हो जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। लार्ज सरफेस एरिया, तो दोस्तों जो ह्यूमन बीइंग है उनके जो
चाहे लेफ्ट हो या राइट, दोनों के जो सरफेस एरियाज है वो दोनों ही इक्वल होते हैं। तो बी और सी यहाँ पर आंसर नहीं बनेंगे, और डी तो बिल्कुल नहीं बनेगा बिकॉज ऑल ऑफ द अबव नहीं है। द राइट आंसर इज ए, लीवर इज लोकेटेड इन दैट रीजन। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लीवर का क्या टेम्परेचर से कनेक्शन है, तो मैं आपको सही बता दूं, लीवर का टेम्परेचर से बहुत बड़ा कनेक्शन है। लीवर जो बाइल सिक्रेट करता है, तो बाइल का काम होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को का मेटाबॉलिज्म करना, और मेटाबॉलिज्म से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या कह सकते हैं कि जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है वहाँ से ही टेम्परेचर का हमें सही रीडिंग मिल सकती है। तो इसलिए हम हमेशा जो प्रॉब है वो राइट साइडेड हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर ही प्रेफर करेंगे। ओके दोस्तों, द राइट आंसर इज लीवर इज लोकेटेड इन दैट रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेक्टल टेम्परेचर नीड्स टू बी इंसर्ट अप टू, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है थर्मामीटर के बारे में कि रेक्टल थर्मामीटर हमें रेक्टम के अंदर कितना इंसर्ट करना होता है। ऑप्शन इज 0.5 to 1.5 इंच, बी इज 1 to 2 इंच, सी इज 2 to 3 इंचेस एंड डी इज 1.5 to 2.5 इंचेस। रेक्टल थर्मामीटर के बारे में पूछा गया है कि उसको रेक्टम के अंदर कितना इंसर्ट किया जाता है। दैट इज द मोस्ट प्रेफर्ड साइड इन चिल्ड्रंस फॉर टेकिंग टेम्परेचर, and also that is accurate side for temperature. The right answer of this question is A, 0.5 to 1.5 इंचेस। रेक्टल थर्मामीटर को हमेशा 0.5 to 1.5 इंचेस इंसर्ट किया जाता है रेक्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पेशेंट विथ पोस्चुरल हाइपोटेंशन what is the minimum aspect decrease in systolic BP after standing for at least 1 minute। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है पेशेंट विथ पोस्चुरल हाइपोटेंशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या है। पोस्चुरल मीन्स पोजीशन, और हाइपोटेंशन मतलब बीपी डिक्रीज। पोजीशन मतलब अगर कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, और अगर वह अचानक सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर रहेगा वह सडनली फॉल हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें यही पूछा गया है कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन में जब पेशेंट होता है तो मिनिमम कितने स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर 1 मिनट तक कितनी बीपी, सिस्टोलिक बीपी जो है हमारी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है 5 mm ऑफ HG, B is 10 mm of Hg, C is 15 mm of Hg and D is 20 mm of Hg। तो राइट आंसर इस यहाँ का हमारा रहेगा डी, 20 mm of Hg हमारा राइट आंसर रहेगा। पोस्चुरल हाइपोटेंशन के अंदर अगर पेशेंट है तो 1 मिनट तक पेशेंट की जो बीपी रहेगी डिक्रीज, वो 20 mm of Hg सिस्टोलिक डिक्रीज रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, patient has intravenous fluid infusion in the right arm when taking the blood pressure on this patient the nurse would। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पेशेंट को जो आईवी फ्लूइड्स के लिए हाथ के ऊपर आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजिंग चल रहा था राइट आर्म के अंदर, ध्यान दीजिएगा, राइट आर्म के अंदर उसके जो आईवी फ्लूइड चल रहा था, तो पेशेंट का हमें ब्लड प्रेशर लेना है तो हम पेशेंट का कौन सा हैंड प्रेफर करेगी नर्स। ए इज़ टेक द ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म, क्या उसके अपोजिट आर्म में वो प्रेफर करेगी। टेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म, द सेम आर्म के अंदर वो प्रेफर करेगी। या यूज़ द पॉसिबल स्मॉलेस्ट कफ, क्या वो सबसे छोटा कफ यूज़ करेगी बीपी कफ। या रिपोर्ट करेगी इनेबिलिटी टू ब्लड प्रेशर, रिपोर्ट करेगी कि मैं ब्लड प्रेशर लेने में असक्षम हूँ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, टेक द ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म। देखो दोस्तों, जब भी आईवी इन्फ्यूज़न चलता है तो कब नेवर टेक बीपी पल्स ऑन दिस साइड, कभी भी उस हैंड से हमें बीपी नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पर हमें सिस्टोलिक जो बीपी है वो हमेशा हमें बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असेसमेंट ऑफ रेक्टल टेम्परेचर इज रिकमेंडेड इफ़,
हम क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पेशेंट है, उसका हमें रेक्टल टेम्परेचर के लिए हमें रिकमेंडेड किया गया है। ऐसी कौन सी कंडीशन रही होगी कि हमें उसका रेक्टल टेम्परेचर ही लेना पड़ा। आर्म इन द कास्ट, आर्म के अंदर कास्ट किया हुआ था। हैज़ नेजल पैकिंग, पेशेंट के नेजल पैकिंग हो रखी थी। सी इज़ एक्सटर्नल हेमरोइड्स, पेशेंट को एक्सटर्नल हेमरोइड्स थे। या डी इज़ हैज़ गैस्ट्रोटोमी फीडिंग ट्यूब। देखिए दोस्तों, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज होने वाला है। कन्फ्यूजन, असेसमेंट ऑफ रेक्टल टेम्परेचर इज रिकमेंडेड इफ पेशेंट को हम रेक्टल टेम्परेचर रिकमेंडेड करेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी तब। देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो मैं बता देता हूँ पहले ही। आंसर हमारा ए रहेगा, आर्म इन द कास्ट। अब ये क्यों रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्म इन द कास्ट, आर्म के अंदर अगर कास्ट लगा हुआ है तो हम एक्जिला से टेम्परेचर नहीं ले सकते, तो हम उसको रेक्टल टेम्परेचर के लिए प्रेफर करेंगे। दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें हैज़ ए नेजल पैकिंग, टेम्परेचर का नेजल पैकिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें इसका भी तो वैसे भी खोटा हो गया। सी इज़ एक्सटर्नल हेमरोइड्स, इफ़ पेशेंट हैज़ एक्सटर्नल हेमरोइड्स वी आर नेवर प्रेफर रेक्टल टेम्परेचर, हम रेक्टल टेम्परेचर के लिए उसको कभी भी रिकमेंडेड नहीं करेंगे अगर उसके हेमरोइड्स होंगे। तो डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी के अंदर लिखा हुआ है गैस्ट्रोटोमी फीडिंग ट्यूब। अगर गैस्ट्रोटोमी फीडिंग ट्यूब है, यानी कि गैस्ट्रोटोमी का मतलब होता है कि डायरेक्ट स्टोमक के अंदर ही फीडिंग ट्यूब लगी हुई है, तो वह भी हमारा आंसर नहीं होगा। उससे हमारा टेम्परेचर का लेना देना बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, आर्म इन द कास्ट। अगर आर्म के अंदर कास्ट होगा तो हम एक्सिलरी से टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे, तो हमें रेक्टल टेम्परेचर प्रेफर करना है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में अगर जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक उन पर तक ये वीडियो पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे और भी बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रैशनल। तो बने रहें मेडिको सर्जिकल नर्स के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।